देखिए अपन इसमें हीट एंड टेम्परेचर वाला जो चैप्टर था उसको अपन पढ़ रहे थे, जिसमें से टेम्परेचर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जो भी बिंदु थे, सारे अपन ने पढ़ लिए थे। टेम्परेचर क्या है उसका कॉन्सेप्ट अपन ने जान लिया था। टेम्परेचर का जो अपन मेजर कर रहे थे उसके लिए जो थर्मामीटर है, उन थर्मामीटर के टाइप्स अपन ने पढ़ लिए। उसकी जो यूनिट्स थी, सेल्सियस, फारेनहाइट, रूमर, केल्विन, उनमें आपस में रूपांतरण कैसा था, सारा चीजें अपन ने इसकी जान ली थी। अब अपन इसी चैप्टर में नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है उष्मा, हीट, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ हीट, उष्मा की अवधारणा। तो नेक्स्ट अपन जो टॉपिक अब पढ़ने जा रहे हैं वो है उष्मा की अवधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। देखिए, उष्मा या हीट को अपन अगर परिभाषित करना चाहें तो अपन क्या इसकी परिभाषा दे सकते हैं। अपन एक सिंपल रूप में अगर कहें तो ये कह सकते हैं ऊर्जा का वह रूप जो पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित कर दे। लेकिन क्या हर बार पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित करती है उष्मा? नहीं। तो अपन यूं कह सकते हैं ऊर्जा का वह रूप जो तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाता है, वही क्या है? उष्मा है। तो एग्जैक्टली अपन ये कहना ज्यादा सही रहेगा कि ऊर्जा का वह रूप, क्योंकि उसमें एक प्रकार से क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का ही एक रूप है जो कि तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या होता है? स्थानांतरित होता है। या एक तरह से कह सकते हैं कि आंतरिक ऊर्जा का वह भाग जो तापांतर के कारण, स्पेशल अगर और भी अपन इसे स्पेशलाइज करना चाहें तो आंतरिक ऊर्जा का वह भाग जो कि तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या होता है? स्थानांतरित होता है, वही क्या है? उष्मा है। अब आंतरिक ऊर्जा शब्द, आंतरिक ऊर्जा से तात्पर्य है किसी परमाणु या अणु की वह ऊर्जा, यो कह सकते हैं अपन किसी भी पदार्थ का या किसी भी पदार्थ या किसी भी वस्तु के परमाणु एवं अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा और इसी ऊर्जा का जो योग होता है वही उसकी क्या कहलाती है? आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। तो पहले अपन उष्मा को डिफाइन कर लें कि आंतरिक ऊर्जा का वह भाग, आंतरिक ऊर्जा का वह भाग जो तापांतर के कारण तापांतर के कारण जिस ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो उष्मा है। लेकिन बिना तापांतर के कारण जो ऊर्जा का स्थानांतरण है वो कार्य है। यहां पर इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कार्य और उष्मा की तुल्यता भी अपन पढ़ेंगे कि दोनों में क्या समानता है, क्या भिन्नता है। आंतरिक ऊर्जा का वह भाग जो तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, आंतरिक ऊर्जा का वह भाग जो तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होता है, उष्मा कहलाता है। उष्मा कहलाता है। ये अपन ने इसके सिंपल डेफिनेशन दे दी है। फिर यहां अपन ये थोड़ा सा जान लें कि आंतरिक ऊर्जा है क्या। मैंने कहा किसी पदार्थ के सभी परमाणुओं या अणुओं की गतिज ऊर्जा और उसकी स्थिर ऊर्जा का जो योग होता है वही उसकी क्या कहलाती है? आंतरिक ऊर्जा। ये शब्द है तो इसको अपन परिभाषित कर दें, किसी वस्तु की या कह सकते हैं किसी पदार्थ के किसी वस्तु के सभी परमाणुओं किसी वस्तु के सभी परमाणुओं एवं अणुओं की स्थितिज ऊर्जा,
परमाणु एवं अणु की स्थितिज ऊर्जा वे गतिज ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, अणुओं की स्थितिज ऊर्जा वे गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु के सभी परमाणु एवं अणुओं की स्थितिज ऊर्जा वे गतिज ऊर्जा का योग आंतरिक ऊर्जा कहलाता है। का योग क्या कहलाता है? आंतरिक ऊर्जा। ये अपने आंतरिक ऊर्जा को भी डिफाइन कर गया है। अब देखिएगा, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, इसका मतलब यह कैसी राशि है? अदिश राशि। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, अर्थात इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यह कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, उसे केवल एक से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। और चूंकि उष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है, अतः इसे भी एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। कहां कहां बदला जाएगा वो अपन देखेंगे। उससे पहले ये पॉइंट लिख लें कि उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, अतः यह एक अदिश राशि है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। अतः ये एक अदिश राशि है जिसे एक रूप से दूसरे रूप में उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, अतः ये अदिश राशि है जिसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यानी एक से दूसरे रूप में अपन इसे परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स देखें कि कहां कहां ऐसा हो रहा है। जैसे अगर अपन बात करें कि एक से दूसरे रूप में, जैसे कि उसमें ऊर्जा है, हीट एनर्जी, उष्मीय ऊर्जा, या इसे आप कह दीजिए हीट एनर्जी। उष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में यानी मैकेनिकल एनर्जी में बदला जाता है। यांत्रिक ऊर्जा में इसमें बदला जा सकता है उष्मा इंजन की सहायता से, यानी कि हीट इंजन। हीट इंजन उष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि कह सकते हैं हीट एनर्जी को ये चेंज करता है यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में। एक एग्जांपल अपन ये देख लिया। एक एग्जांपल और देख सकते हैं कि जो उष्मीय ऊर्जा है यानी कि हीट एनर्जी है, इसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में भी चेंज किया जा सकता है। उष्मीय ऊर्जा को चेंज कर सकते हैं अपन विद्युत ऊर्जा में, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और ये कार्य करता है ताप विद्युत युग्म यानी थर्मोपाइल जिसे अपन कहते हैं। ताप विद्युत युग्म के द्वारा उष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, थर्मोपाइल। इसकी सहायता। तो यहां अपन ने देखो ये दो एग्जांपल्स अपन ने देख लिए हैं कि जहां पर हीट एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, यहाँ हीट एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो रही है। अपन इसमें दो इसके ऑपोजिट भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? इस प्रकार से देख सकते हैं अपन कि इलेक्ट्रिक एनर्जी भी हीट एनर्जी में चेंज हो सकती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी
ये चेंज हो जाए हीट एनर्जी में, यानी कि विद्युत ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा के रूप में। और ऐसा ये कार्य करते हैं प्रतिरोध। जो विद्युत प्रतिरोध होते हैं, जो रेजिस्टेंस होते हैं, वो विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में क्या करते हैं, रूपांतरित कर देते हैं। एक अपन देखें मैकेनिकल एनर्जी को, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। मैकेनिकल एनर्जी, या इसे आप कह दीजिए यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को भी हीट एनर्जी में, उष्मीय ऊर्जा में, यानी कि हीट एनर्जी में बदला जा सकता है। और ये कार्य करता है फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण। घर्षण भी यांत्रिक ऊर्जा को किसमें, उष्मीय ऊर्जा के रूप में बदल देता है। तो यहां आपने एक पॉइंट देख लिया कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, अतः ये एक अदिश राशि है। ध्यान रखना, भौतिक राशियां अदिश और सदिश ऐसी राशियां जिनके मापन हेतु परिमाण और मात्रक की आवश्यकता होती है, वो अदिश राशियां कहलाती हैं। और जिनके मापन हेतु परिमाण और मात्रक के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वो कहलाती है सदिश, यानी वेक्टर। तो ये कैसी राशि है, अदिश राशि है, जिसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, जिसके अपन एग्जांपल देख लिए। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा, एज इट ऐसे कैसे। फिर आगे की अपन उष्मा संबंधी कुछ बातें और अपन कर लेते हैं इसके अंदर। देखिएगा भाई, यहां अपन ने देख लिया कि इसको एक रूप से दूसरे रूप के अंदर बदला जा सकता है। नेक्स्ट अपन क्या देखेंगे, उष्मा के मापन को। उष्मा के मापन को उष्मामिति यानी कैलोरीमेट्री कहा जाता है। और जिस उपकरण से इसका मापन किया जाता है वो कहलाता है उष्मामापी, यानी कैलोरीमीटर। तो आप लिख सकते हैं इस बात को कि उष्मा के मापन को उष्मामिति, उष्मा के मापन को उष्मामिति या कैलोरीमेट्री, या इसे ही कहा जाता है कैलोरीमेट्री। उष्मा के मापन को उष्मामिति या कैलोरीमेट्री कहते हैं। एवं उष्मा मापन हेतु प्रयुक्त युक्ति यानी जिस डिवाइस का अपन उष्मा के मापन के लिए उपयोग करते हैं उसे कहते हैं उष्मामापी। एवं उष्मा के मापन हेतु प्रयुक्त युक्ति उष्मामापी, या इसे अपन कहेंगे कैलोरीमीटर। तो देखिएगा, उष्मा के मापन को उष्मामिति कहते हैं एवं उष्मा मापन हेतु प्रयुक्त युक्ति उष्मामापी कहलाती है। अब देखिएगा कुछ कॉन्सेप्ट और जाने। कोई भी निकाय है या कोई भी सिस्टम है, निकाय के द्वारा जब उष्मा अवशोषित की जाती है तो उसे अपन लेते हैं प्लस में, और जो निष्कासित होती है उसे अपन लेते हैं माइनस में। अगर फिजिक्स के हिसाब से बता रहा हूं तो मैं यहां क्या लिखा रहा हूं कि निकाय के द्वारा अवशोषित उष्मा को निकाय के द्वारा अवशोषित उष्मा को, निकाय के द्वारा अवशोषित उष्मा को धनात्मक यानी कि पॉजिटिव,
उष्मा को धनात्मक एवं निकाय द्वारा निकाय यानी कोई सिस्टम एवं निकाय द्वारा निष्कासित उष्मा को ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव ऋणात्मक लिया जाता है। यानी उष्मा के मान के बता दिए कहां इसे अपन प्लस लेंगे, कहां अपन इसे माइनस लेंगे। अब देखो, जब भी अपन एक कॉन्सेप्ट भी जान लो, जब भी अपन किसी वस्तु को उष्मा देते हैं तो उससे वस्तु के ताप में क्या होती है, वृद्धि होती है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है कि जब किसी वस्तु को उष्मा दी जाती है तो उसके ताप में वृद्धि होती है, परंतु सदैव ऐसा हो ये आवश्यक नहीं है। कैसे? जैसे कि अगर क्वथनांक पर बात करें, किसी भी वस्तु का जो बॉइलिंग पॉइंट है उस पर अगर अपन उष्मा देंगे तो उसके ताप में वृद्धि नहीं होगी, ये उष्मा उसकी अवस्था परिवर्तन में काम आ जाएगी। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको कि अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्राय जब किसी वस्तु को उष्मा दी जाती है, प्राय जब किसी वस्तु को उष्मा दी जाती है तो वस्तु के ताप में वृद्धि होती है। तो वस्तु के ताप में वृद्धि होती है। प्राय जब किसी वस्तु को उष्मा दी जाती है तो वस्तु के ताप में क्या होती है, वृद्धि होती है, परंतु सदैव ऐसा हो आवश्यक नहीं है। परंतु सामान्य तो उष्मा देने पर ताप में वृद्धि होती है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट पर ऐसा नहीं होगा। इस पॉइंट पर दी गई उष्मा उसकी अवस्था परिवर्तन में क्या होती है, प्रयुक्त हो जाती है। तो प्राय जब किसी वस्तु को उष्मा दी जाती है तो वस्तु के ताप में वृद्धि होती है, परंतु सदैव ऐसा हो आवश्यक नहीं है। जैसे अब जरा अपन इसके कुछ एग्जांपल्स देख लें जिससे ये चीज क्लियर हो जाए। जैसे नंबर फर्स्ट एग्जांपल में बात करूं, जब किसी वस्तु को इसके गलनांक और क्वथनांक पर उष्मा दी जाती है तो ताप में वृद्धि नहीं होती है, क्या होती है, अवस्था परिवर्तित होती है। तो जिसमें नंबर फर्स्ट अपन ले रहे हैं, जब किसी वस्तु को इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है कि वस्तु के ताप में वृद्धि होती है उष्मा देने पर। 4 ऑप्शन बड़े अच्छे बनाए जा सकते हैं। तो उसमें विशेष ध्यान रखिएगा कि जब वस्तु को अपन उष्मा दे रहे हैं ताप में तो वृद्धि होती है, लेकिन हमेशा ऐसा हो ऐसा आवश्यक नहीं है। जो 2-3 एग्जाम्पल ऐसे पढ़ेंगे जहां ऐसा नहीं है। जैसा एक तो क्वथनांक और गलनांक है, वहां पर अगर आप कितनी भी उसे उष्मा दे रहे हो तो भी उसके ताप में वृद्धि नहीं होती है। तो देखो नंबर फर्स्ट, जब किसी वस्तु को इसके गलनांक व क्वथनांक पर, जब किसी वस्तु को इसके गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, जब किसी वस्तु को इसके गलनांक जिसे अपन बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट वे क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट यानी कि बीपी पर उष्मा दी जाती है, जब किसी वस्तु को इसके गलनांक व क्वथनांक पर उष्मा दी जाती है तो वस्तु का ताप नहीं बदलता। यानी अपरिवर्तित रहता है। तो वस्तु का ताप नहीं बदलता, इस स्थिति में
गई उष्मा। फिर क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ इस स्थिति में अगर अपन इसे उष्मा दे रहे तो उष्मा कहाँ जा रही है, तो ध्यान रहे इस स्थिति में दी गई उष्मा जो है वो प्रयुक्त हो रही है अवस्था परिवर्तन करने के लिए। तो यही अपन नोट कर रहे हैं कि जब किसी वस्तु को इसके गलनांक व क्वथनांक पर उष्मा दी जाती है तो वस्तु का ताप नहीं बदलता। इस स्थिति में दी गई उष्मा इसके अवस्था परिवर्तन में खर्च होती है। इस स्थिति में दी गई उष्मा इसके अवस्था परिवर्तन में प्रयुक्त हो जाती है। देखिए पहला अपन ने एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर कर लिया है। नंबर सेकंड एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो देखिएगा भाई सेकंड एग्जाम्पल क्या है। अगर एक थर्मस फ्लास्क है उसमें कोई द्रव भरा हुआ है और उसे फिर एक किसी पात्र के अंदर कोई गैस भरी हुई है। अगर थर्मस फ्लास्क को अपन बहुत तेजी से हिलाते हैं अथवा किसी पात्र में भरी हुई जो गैस है उसको अचानक से दबाते हैं तो उसके कारण अपन क्या देखते हैं, उसके ताप में वृद्धि हो गई। अपने किसी प्रकार की उष्मा नहीं दी फिर भी ताप में वृद्धि होगी। तो ये वृद्धि कैसे होती है कि अपन ने जो निकाय पर कार्य किया है वो कार्य ही किसके रूप में बदल जाता है, उष्मा के रूप में। तो सेकंड एग्जांपल अपन लिख लेंगे। देखिए फर्स्ट तो आप स्पेशली ये याद रखिएगा, सेकंड और अपन नोट कर लेते हैं। जब थर्मस फ्लास्क में स्थित द्रव को जब थर्मस फ्लास्क में स्थित द्रव को अपन क्या करते हैं, तेजी से हिला रहे हैं। जब थर्मस फ्लास्क में स्थित द्रव जब थर्मस फ्लास्क में स्थित द्रव को तेजी से हिलाया जाता है, स्थित द्रव को तेजी से हिलाया जाता है, या यूं कह सकते हैं किसी पात्र में बंद गैस को या किसी पात्र में बंद गैस को अचानक दबाया जाता है। गैस को अचानक दबाया जाता है। तो ऐसे स्थिति में देखते हैं बिना उसमें दिए ही द्रव भी गर्म हो जाएगा थर्मस फ्लास्क का, और पात्र में भरी गैस भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो यही पॉइंट अपन नोट कर रहे थे, या किसी पात्र में बंद गैस को अचानक दबाया जाता है तो बिना उष्मा दिए द्रव या गैस का ताप बढ़ जाता है। तो बिना उष्मा दिए द्रव या गैस का ताप बढ़ जाता है। द्रव या गैस के ताप में इससे क्या हो गई, वृद्धि हो जाती है। और इसका कारण क्या होता है कि जो निकाय पर कार्य हो रहा है वो कार्य ही उष्मा में परिणित हो जाता है, उसमें बदल जाता है। तो आप कह सकते हैं जिसका कारण निकाय पर किया गया कार्य है। निकाय पर किया गया कार्य है। देखो बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट अपन ने जाना है। क्या कॉन्सेप्ट अपन ने जाना है कि उष्मा देने पर ताप में वृद्धि होती है, सामान्यतः अपन जानते हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि हमेशा ही उष्मा देने पर ताप में वृद्धि हो। जैसा एग्जांपल देखा अपन ने कि किसी वस्तु को अगर उसके क्वथनांक या गलनांक पर उष्मा दे रहे तो ताप में वृद्धि नहीं होगी। ये दी गई उष्मा उसमें उसकी अवस्था परिवर्तन में प्रयुक्त हो जाती है। इसी प्रकार से
आवश्यक नहीं है कि वस्तु के ताप में वृद्धि उष्मा देने पर हो। जैसे थर्मस फ्लास्क है, थर्मस फ्लास्क के अंदर आपने क्या देखा कि कोई द्रव भरा हुआ है, उसको आप अगर तेजी से घुमाते हैं तो भी उसके ताप में वृद्धि हो गई, जबकि अपन उसे किसी प्रकार की उष्मा नहीं दी है। इसमें इसका कारण क्या रहा कि निकाय पर जो कार्य हुआ है वो उष्मा में परिणित हो गया। ठीक इसी प्रकार से किसी पात्र में अगर कोई गैस भरी हुई है और उस पात्र में अचानक से अपन दाब बढ़ा देते हैं तो भी उसके ताप में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यहां पर भी किया गया जो कार्य है वो किस में बदल जाता है, उष्मा के रूप में। यानी कि उष्मा नहीं दिए लेकिन किया गया कार्य ताप में क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो देखिए यही पॉइंट अपने नोट किए थे। उष्मा के मापन को उष्मामिति यानी कैलोरीमेट्री कहते हैं एवं उष्मा के मापन हेतु प्रयुक्त युक्ति उष्मा मापी यानी कैलोरीमीटर कहलाती है। निकाय के द्वारा अवशोषित उष्मा को धनात्मक एवं निकाय द्वारा निष्कासित उष्मा को ऋणात्मक लिया जाता है। प्राय जब किसी वस्तु को उष्मा दी जाती है तो वस्तु के ताप में वृद्धि होती है, परंतु सदैव ऐसा हो आवश्यक नहीं है। कैसे? फर्स्ट एग्जांपल, जब किसी वस्तु को इसके गलनांक व क्वथनांक पर उष्मा दी जाती है तो वस्तु का ताप नहीं बदलता। इस स्थिति में दी गई उष्मा इसके अवस्था परिवर्तन में प्रयुक्त हो जाती है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, यहां पर अपन किसी प्रकार की उष्मा नहीं दे रहे हैं, फिर भी क्या हो रही है, ताप में वृद्धि हो रही है। जब थर्मस फ्लास्क में स्थित द्रव को तेजी से हिलाया जाता है या किसी पात्र में बंद गैस को अचानक दबाया जाता है तो बिना उष्मा दिए द्रव या गैस का ताप बढ़ जाता है, जिसका कारण निकाय पर किया गया कार्य। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा, फिर कुछ पॉइंट और अपन इसके बाद के अपन नोट करते हैं। अच्छे कॉन्सेप्ट हैं सभी। अब देखिए उष्मा संबंधी कई कॉन्सेप्ट तो अपन ने जान लिए हैं, ये भी अपन ने जान लिया है। अब एक पॉइंट और अपन जान लें कि जो उष्मा है किसी भी निकाय के लिए उष्मा प्रारंभिक और अंतिम यानी इनिशियल और फाइनल स्टेज पर तो डिपेंड करती है, लेकिन ये उस पथ पर भी डिपेंड करती है जिसके द्वारा इसका फ्लो हो रहा है, यानी उस प्रक्रम पे, प्रोसेस पर भी आप कह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं किसी निकाय के द्वारा अवशोषित या निष्कासित की जाने वाली उष्मा, किसी निकाय के द्वारा अवशोषित या निष्कासित की जाने वाली उष्मा, किसी निकाय के द्वारा अवशोषित या निष्कासित की जाने वाली उष्मा प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर प्रारंभिक वे अंतिम अवस्था पर किसी निकाय के द्वारा अवशोषित या निष्कासित की जाने वाली उष्मा प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करने के साथ साथ अवस्था पर निर्भर करने के साथ साथ अवस्था पर निर्भर करने के साथ साथ पर निर्भर करने के साथ साथ ये उस पर भी साथ उष्मागतिक प्रक्रम का जो पथ है कि उस पर भी निर्भर करती है कि साथ साथ उष्मागतिक प्रक्रम यानी कि थर्मोडायनेमिक जो प्रोसेस है उष्मागतिक प्रक्रम के पथ पर भी निर्भर करती है। उष्मागतिक प्रक्रम के पथ पर भी निर्भर करती है। तो देखो क्या कॉन्सेप्ट अपने नोट किया है
किसी निकाय के द्वारा अवशोषित या निष्कासित की जाने वाली ऊष्मा प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करने के साथ साथ ऊष्मागतिक प्रक्रम के पथ पर भी क्या करती है, निर्भर करती है। अर्थात ऊष्मा पथ फलन है, यो कह सकते हैं अपन, यानी पथ पर निर्भर करती है। अर्थात ऊष्मा पथ फलन है, यानी कि पथ पर क्या करती है, ऊष्मा निर्भर करती है। यहां अपन ने ऊष्मा संबंधी कुछ कॉन्सेप्ट जाने हैं। अब अपन बात करेंगे कि ऊष्मा के कौन कौन से मात्रक हैं और उन मात्रकों में परस्पर संबंध क्या है। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा, एज इट ऐसे कैसे।